तो ये कहता था कि चुनाव आयोग को स्वयं संज्ञान लेकर के इसका रिप्लाई देना चाहिए था। आखिरकार वो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है वो। राहुल गांधी ने फिर ये किया कि भाई यदि आपको जवाब देना है तो बताया ना किसने दिया हुआ है। उसमें ये फंस गए। अब मजेदार चीज है कि राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग से और उसका जवाब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। आपको बिंदुवार जवाब देना पड़ेगा क्योंकि ये तकनीकी मुद्दा है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में क्यों हलफनामा दिया कि हम 5 बजे के बाद का वीडियो सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते, तो आपकी नियत क्यों शक न किया जाए। वो जो प्रोविजनल वोट काउंट और जो फाइनल वोट काउंट के बीच का जो अंतर है, ईयर वाइज बताया है कि न्यायपालिका समर्थन नहीं दे रही है, इस वजह से ये लड़ाई और ज्यादा कठिन होती जा रही है। प्रधानमंत्री की आलोचना, देश की आलोचना कैसे होगी? तो जो शेखर यादव संप्रदाय के जितने जज हैं उनको खुली छूट हो गई है ये सब करने के लिए। हम इस जुडिशरी पर शक क्यों ना करें कि एक जज कोलकाता हाईकोर्ट में एक दिन बैठ के फैसला देता है और शाम को इस्तीफा देता है, अगले दिन बीजेपी में शामिल हो जाता है और बीजेपी चुनाव लड़ा के सांसद बन जाता है। भाई मदन लोकुर को कोई पोस्ट क्यों नहीं दिया आपने? मुरलीधरन को पोस्ट क्यों नहीं दी कोई आपने? करे कि अकेले दिल्ली में कितने लोग ऐसे हैं जो 20 साल से अधिक बगैर ट्रायल के जेल में, लिस्ट सामने आए तो आपको चौंक जाएंगे। 20 साल से अधिक? यस। सुप्रीम कोर्ट गृह मंत्रालय के किसी लेटर से संतुष्ट हो जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट पर है, इसमें हम लोग कुछ ही नहीं कर सकते। पर मैं इतना जरूर जानता हूं, जितनी मेरी समझ है, कि सुप्रीम कोर्ट जब चाहे तो धर्मनिरपेक्षता के बचाव के लिए 142 इस्तेमाल कर सकता है। मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क उठी। कांग्रेस ने यही कहा अभी कि बड़ा आश्चर्य होता है ये जान करके कि केंद्र सरकार एक राज्य के प्रति इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है। कि संबित पात्रा वहां जाकर हर बार कोशिश कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से नई सरकार बन जाए। आधे से ज्यादा विश्व इस बात को मानता है कि वो टेरर एक्सपोर्ट करता है, टेरर प्रोड्यूस करता है और टेरर का सबसे बड़ा गढ़। तो आप सोचिए कि भारत की डिप्लोमेसी क्या कर रही है। गजब आंकड़े होते हैं। पिछले 10 साल में हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया, लेकिन पिछले 5 साल में 80 करोड़ का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है जिसको मुफ्त अनाज दे रहे हैं, है ना। कोई भी यदि कश्मीर में ट्रेन जाने की योजना थी तो 15 साल 20 साल से उसकी योजना चल रही है। आपको झंडी फहराने का अवसर मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सब कुछ कर दिया। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, स्वागत है आप। नमस्ते। पंकज जी, अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने मतलब तमाम अखबारों में, हिंदी अंग्रेजी के तमाम अखबारों में आर्टिकल लिखा और ये आर्टिकल चुनाव में धांधली को लेकर के था, खासकर महाराष्ट्र चुनाव में धांधली को लेकर के था और उन्होंने चुनाव सुधारों की भी बात की। कायदा तो ये कहता था कि चुनाव आयोग को स्वयं संज्ञान ले करके इसका रिप्लाई देना चाहिए था। आखिरकार वो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है वो। लेकिन बजाय रिप्लाई करने के ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग चिढ़ गया है और चिढ़ के मारे सूत्रों के हवाले से अखबारों में खबर छप रही है कि अगर राहुल गांधी को कोई सवाल करना है तो हमसे करें। सवाल आपके सामने है, आप जवाब दीजिए ना। मतलब जनता भी तो जान लेगी जवाब। जरूरी है कि राहुल गांधी सवाल पूछेंगे तभी जवाब आएगा। आप मान लीजिए कि सवाल पूछ लीजिए, आप जवाब दे दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। मजेदार चीज ये है, इसमें 2-3 मसलों को आप देखिएगा। जी। जब राहुल गांधी के आलेख को बहुत सारे देश के अखबारों, हिंदी और अंग्रेजी ने स्थान दिया, जिसमें दैनिक जागरण भी थे और पंजाब केसरी भी थे और बहुत सारे अखबार थे, इंडियन एक्सप्रेस में भी छा। उसके बाद में एक जवाब उस पे सफाई जारी की चुनाव आयोग ने, जिसके अंदर किसी के दस्तखत नहीं थे, वो एएनआई के थ्रू जारी की गई। राहुल गांधी ने फिर ये किया कि भाई यदि आपको जवाब देना है तो बताया ना किसने दिया हुआ है। उसमें ये फंस गए क्योंकि कम से कम किस अथॉरिटी ने जवाब दिया है, हु इज अथॉरिटी, हु इज सिग्नेटिंग अथॉरिटी, ये कुछ क्लियर नहीं है। केवल चुनाव आयोग और एएनआई है। उसके बाद में ये हुआ कि जो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है, कल लगभग उतना ही बड़ा लेख देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के अखबारों में लिखा। आज भूपेंद्र यादव ने लिखा। तो वो जो अखबार का लेख है, अब मजेदार चीज है कि राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग से और उसका जवाब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि पूरे देश में सूचना विभाग का एक तंत्र है। जिला पर जिला जनसंपर्क कार्यालय, राज्य जनसंपर्क कार्यालय, संभागीय और दिल्ली में पीआईबी।
इनका काम केवल गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा को फैलाना ही नहीं होता, इनका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर यदि किसी विभाग से संबद्ध कोई समाचार छपते हैं तो पीआईबी में हर डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर है, वो उस कटिंग को काटता है और उस कंसर्न डिपार्टमेंट को उससे क्लैरिफिकेशन के लिए भेजता है। किसी अखबार में समाचार छपने का मतलब ही ये होता है कि उस पे प्रशासनिक अधिकारी किस एंगल से जांच करें। हर जिले में जिला कलेक्टर के पास हर दिन एक फाइल जाती है जनसंपर्क विभाग से, जिसमें हर डिपार्टमेंट वाइज कटिंग्स लगी होती हैं और फिर डीएम जो होता है उसके अंदर मार्क कर देता है कि इस पे जांच करवाई जाए, इस पे सफाई मांगी जाए। ऐसे ही संभाग स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर होता है। यदि नेता प्रतिपक्ष या केवल एक सांसद एक कोई लेख लिख रहा है जिसको इतने देश के बड़े अखबार प्रकाशित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके लिए कोई अलग से पत्र की जरूरत नहीं है, अहम पत्र बात है। की जरूरत नहीं है। और इसके ऊपर बिंदुवार जो कथित जो पहला जवाब है जो बगैर दस्तखत का है, जिससे चुनाव आयोग अपना पल्ला झाड़ सकता है, वो तो एक प्रकार से प्रिविलेज मोशन तरीका है, जिसके अंदर आप शूट द मैसेंजर टाइप सामने वाले को गरेआ रहे हो। हम्म। आपको बिंदुवार जवाब देना पड़ेगा क्योंकि ये तकनीकी मुद्दा है। राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है मतदान का प्रतिशत बढ़ना, उन्होंने बोला है कि भाई आप एक काम करिए ना कि आपने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में क्यों हलफनामा दिया कि हम 5 बजे के बाद का वीडियो सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। भाई जब इन्होंने बोला कि 5 बजे बाद से वोट पड़े तो बोला भाई उसका सीसीटीवी फुटेज दे दो, तो इन्होंने मना कर दिया। क्यों हलफनामा दिया? वो कहते हैं कि मतदाता की सुरक्षा का सवाल है। आप एक चीज बताइए कि एक पेटी है जिसके अंदर 2,000 वोट पड़े हैं, उसमें से वोट 10 बजे वाले का है कि 11 बजे वाले का है कि 5 बजे वाले का है, ये क्या बाइफरकेट हो सकता है क्या? तो कोई गोपनीयता का तो सवाल उसमें उठता नहीं। ईवीएम में तो होता है बटन दबता है और सबकी संख्या एक साथ मिल जाती है, उसमें 10 बजे वाला भी है, 11 बजे वाला भी, 12 बजे वाला भी, कोई आप अलग से नहीं कर सकते। तो आपकी नियत पे क्यों शक ना किया जाए? जब आपने अंतिम समय में 6 से 7-8% मतदान बढ़ा दिया और जितना मतदान बढ़ाया उसी वोटों से यदि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और उसके ऊपर आपसे बोला आप सीसीटीवी फुटेज दे दो, तो बोले हम गोपनीयता के आधार पर नहीं दे सकते। तो एक, एक बड़ा मुद्दा है। यदि एक ही बिल्डिंग में एक ही पिता के नाम से 75-77 वोटर हैं मुद्दा है ही, तो बिल्कुल। आप उसमें उसमें सफाई दीजिए ना, उसमें बताइए। कोई सफाई होगी ही नहीं ना पंकज जी उनके पास। देखिए राहुल गांधी जी ने जो अपना लेख है इसमें मतलब पर्याप्त जो डेटा दिया है। उन्होंने जो वो जो प्रोविजनल वोट काउंट और जो फाइनल वोट काउंट के बीच का जो अंतर है वो ईयर वाइज बताया है। और इस साल परसों में कितना कम अंतर? होता था, इस बार बढ़ गया। 7-8%। हर बार कम होता था, इस बार बढ़ गया, तो आठ बिल्कुल। परसेंट बढ़ गया। इस पे अभी संजय कुमार सिंह की जो किताब आई है, ईवीएम गई वॉशिंग मशीन में, उसमें इन पूरे मुद्दों को किया गया है कि भाई जब ईवीएम, जब जीएल नरसिम्हन किताब लिखते हैं, लालकृष्ण आडवाणी उसकी भूमिका लिखते हैं, तब तो वही ईवीएम जो है वो सबसे बड़ी विलेन होती है और जैसे ही आप सत्ता में आ जाते हो तो ईवीएम के पक्ष में सब खड़े हो जाते हैं। तो जो एक ब्रॉडर था कि पूरी मतदान की प्रक्रिया को किस प्रकार से चुनाव आयोग प्रभावित कर रहा हम्म। है ना, तो इसके ऊपर चुनाव आयोग को खुल के जवाब देना चाहिए। आपको नहीं लगता क्योंकि कि आप, न्यायपालिका समर्थन नहीं दे रही है, इस वजह से ये लड़ाई और ज्यादा कठिन होती जा रही है? वो न्यायपालिका तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कई बार इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो कुछ फैसले देखता हूँ, कई बार लगता है कि ये यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है, आप प्रधानमंत्री की आलोचना, देश की आलोचना कैसे हो गई? यही नहीं समझ राहुल में गांधी आता। के मामले में भी लखनऊ हाईकोर्ट ने बोला कि भाई यदि अरुणाचल प्रदेश के हमारे 20 सैनिक मारे गए, उन्होंने बोला कि हमारे सैनिकों को मारा या पीटा, तो उसमें क्या गलत है? क्या आपके रिकॉर्ड में नहीं था कि उन लोगों ने तार से बंधे हुए डंडों से हमारे सैनिकों पे हमला किया था, पिटाई की थी?
सही बात। तो ये ना, अब आप देखिए, आपको एक खबर बताता हूँ जिसकी बहुत कम चर्चा है, जी, जी। लोग भूल जाते हैं। 3 महीने पहले विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में जस्टिस शेखर यादव ने कुछ बयान दिया था, वो याद है आपको? बिल्कुल याद है। सांप्रदायिक बयान दिया था, इस पे चर्चा हुई थी और हाई कोर्ट उसके परिसर। ऊपर जांच चल रही थी। जी, जी। ठीक है ना? तो हुँ, उसके ऊपर जांच की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी हुँ, और उसके बाद में होम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया कि आप इसके अंदर कोई जांच और कुछ नहीं कर सकते, इसके जांच के जो आदेश हैं वो संसद ही दे सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट के जज का मसला है, आप इस पर कुछ ना करें, अब इस पर कोई चर्चा नहीं है। तो जो शेखर कहीं यादव संप्रदाय के जितने जज हैं, उनको खुली छूट हो गई है ये सब करने के लिए। आप हुँ, सोचिए कि हम लोग कोर्ट में क्यों जाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश का आप देखिए, भिंड के पत्रकारों को 1 तारीख को उनको एसपी ने अपने ऑफिस में बुला के चप्पलों से पिटवाया। जब वो बेचारे भागे भागे घूमे, तो उन लोगों ने भोपाल जाना चाहते थे, तो ग्वालियर से ट्रेन से उतार के उनको उतार के फिर पीटा। उनके पूरे घर वर वालों को पुलिस वालों ने खदेड़ा। उसमें से 2 पत्रकार गिरफ्तार भी हो चुके हैं और जो 2 हुँ, भागे भागे घूम रहे जो दिल्ली में रह रहे हैं, तो उन लोगों हुँ, की हुँ, जब सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई, तो 2 तारीख, 1 तारीख की उनकी पिटाई होती है, 2 तारीख में उनके खिलाफ 5 मुकदमे कायम कर लिए जाते हैं एक्सटॉर्शन के। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मुकदमा कायम करा दिया, एक सिपाही से करा दिया, एक 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 पत्रकार से ही करा दिया कि सो एंड सो ने हुँ, मुझसे मोबाइल मांगा और उसने मेरा मोबाइल ले लिया और उसने अपने आप इसको अनलॉक भी कर लिया और अनलॉक करके मेरे मोबाइल से कई मैसेज भेज दिए। तो खैर, उससे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती, देखते क्या होता है। लेकिन हम सोचे कि ये स्थिति क्यों बन रही है जी। जुडिशरी की। और जब भाई, जब हम इस जुडिशरी पर शक क्यों ना करें कि एक जज कोलकाता हाई कोर्ट में एक दिन बैठ के फैसला देता है और शाम को इस्तीफा देता है, अगले दिन बीजेपी में शामिल हो जाता है और फिर बीजेपी चुनाव लड़ा के सांसद बन जाता है, तो हम उनकी नीयत पे क्यों शक ना करें। रंजन गोगोई फैसला भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप देते हैं, उसके बाद राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं। बी आर जिन जिन गवई ने लोगों यही ने बात पक्ष में कही है। फैसले, बी आर गवई है ने ना? यही बात अब कही आप है। बताइए, भाई मदन लोकुर को कोई पोस्ट क्यों नहीं दिया आपने? मुरलीधरन को पोस्ट क्यों नहीं दी कोई आपने? जब मुरलीधरन ऑब्वियस। दिल्ली राइट्स का मुकदमा कायम, अब आप देखिए मजेदार चीज, देखिए जुडिशरी की हालत ऑन हुँ, रिकॉर्ड, सब सुप्रीम कोर्ट के जजेस बीएसएन में लिख रहे हैं कि स्पीडी ट्रायल हो। दिल्ली राइट्स के मुकदमे में जो मेन कॉन्स्पायरेसी केस है, बड़ी साजिश का, हुँ, 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 हुँ। एफ आई आर 59 में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्ज पे बहस हो गई। चार्ज पे बहस सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, लंबा काम होता है। उसके बाद डिसाइड होता है कि ट्रायल कैसे चलेगा। जी। उसके बाद में आपने जज का ट्रांसफर कर दिया। अब नया जज आएगा तो फिर तो से नए करेगा। सिरे से फिर पांचों की चार, 5.5 साल हो गए। तो स्पीडी हुँ, ट्रायल की जो बातें गवई साहब से लेके चंद्रचूड़ साहब से लेके बहुत सारे साहब करते रहते हैं, इन सब टेक्निकल चीजों पर कौन सोचने वाला है? 16 और 18 साल से लोग, वो लोग हुँ, हुँ। आरोपी हैं, वो निश्चित ही उनको सजा होना चाहिए। लेकिन 16 और 18 साल से बगैर ट्रायल के आप किसी को जेल में तो नहीं रख सकते ना। बिल्कुल। इसके सही। ऊपर कोई चार्ट नहीं है कि यदि कोई चार्ट तैयार करे कि अकेले दिल्ली में हुँ। कितने लोग ऐसे हैं जो 20 साल से अधिक बगैर ट्रायल के जेल में। लिस्ट सामने आए तो आपको चौंक जाएंगे। 20 साल से अधिक? यस। ये जो आपने जस्टिस शेखर यादव वाला मामला बताया, तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट एग्री हो गया होम मिनिस्टर के लेटर से? तो होना ही पड़ेगा उनको। उन्होंने अरे बोल दिया क्या! कि ये तो आपका मामला ही नहीं है, ये मामला तो हमारे संसद संसद का का है। होता है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को होम मिनिस्ट्री ये बात बताएगी कि आखिरकार कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है और ये किस मामले के अंतर्गत आता है?
अब ये तो देखो, ये बहुत टेक्निकलिटी में मैं इसमें नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इतना स्टडी नहीं किया और मुझे मालूम नहीं मैं है। बस इतना सोच रहा हूँ, लेकिन कॉमन सेंस की एक बात है पंकज जी, बस मैं इतना सामान्य सी बात नहीं सोच रहा हूँ कि नहीं, जस्टिस देखिए, शेखर यादव ने नथिंग जो इज किया। कॉमन सेंस अबाउट इट। नथिंग इज कॉमन सेंस अबाउट इट। द सिंपल सेंस इज, यदि आप एक व्यक्ति को, उसके कुकर्म को बचाना चाहते हैं, तो आपके पास में 36 नियम है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। आप किसी को बचाना चाहते हैं, हाँ, नहीं, शेखर सुप्रीम यादव कोर्ट का। भी शामिल है तो बात अलग हो गई। मैं, मेरे कहने का मतलब बस इतना है, अगर सुप्रीम नहीं, कोर्ट भी सुप्रीम शामिल कोर्ट है तो भाई, बात अलग सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट किससे एजेक्ट करेगा, किससे विरोध करेगा, बोलो आप मुझे। यदि किसी ने पत्र लिखा होगा, तो है। कुछ सोच के ही लिखा होगा, उन्होंने भी कोई नियम बताए होंगे, है ना। चलिए, आपकी बात मान लेता हूँ, वैसे मुझे भरोसा तो नहीं, चूंकि भाई सुप्रीम मेरा कोर्ट मेरा समय समय मेरा पर भाई मेरा सम मेरा हम्म। मसला ये है कि यदि उन्होंने चिट्ठी दी है, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या था। उसके पीछे उद्देश्य ये था कि विश्व हिंदू परिषद के आयोजन में उन्होंने जो बोला, वो उस पे कोई सवाल ना उसको उठे। उसको उसको संभालना है। और बिल्कुल। इसके अंदर शायद एक चीज और होती कि इसमें जो कॉलेजियम के 5 जज थे, जो मीटिंग में आना है, तो उसमें से 2 जो थे पहुंचे ही नहीं थे, ऐसा भी इस मसले में कुछ हुआ है। हम्म। उसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के, जब बचपन से बच्चों के सामने जानवरों का वध किया जाता है, तो वो कैसे दयालु और सहनशील हो सकते हैं। और उन्होंने मुसलमानों को कठमुल्ला बताते हुए कहा था कि उनका अस्तित्व देश के लिए हानिकारक है, ये बिल्कुल, मुझे उन्होंने कहा याद है, था। अच्छे से याद है कि उस आदमी ने क्या बोला था। और हम्म, अब सुप्रीम कोर्ट गृह मंत्रालय के किसी लेटर से संतुष्ट हो जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट पर है, इसमें हम लोग कुछ ही नहीं कर सकते। पर मैं इतना जरूर जानता हूं, जितनी मेरी समझ है, कि सुप्रीम कोर्ट जब चाहे तो धर्मनिरपेक्षता के बचाव के लिए 142 इस्तेमाल कर सकता है, तमाम चीजों के संविधान की रक्षा के लिए 142 इस्तेमाल कर सकता है। जब आप देख रहे हैं कि एक संवैधानिक कोर्ट का न्यायाधीश इस किस्म की बात कर रहा है, इसका मतलब जुडिशरी इटसेल्फ इज इन डेंजर। तो इसका मतलब ये है कि आपको स्टेप इन करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप किसी सेक्रेटरी के लेटर से, किसी लेटर से संतुष्ट हो जा रहे हैं, तो आप ही जाने, कोई क्या बता सकता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। पंकज जी, अगली खबर जो है मणिपुर की है। मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क उठी। कांग्रेस ने यही कहा अभी कि बड़ा आश्चर्य होता है ये जान करके कि केंद्र सरकार एक राज्य के प्रति इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है। और ये हिंसा का क्रम टूट ही नहीं रहा है। ये एक अलग बात है कि कभी कोई नेता पकड़ लिया गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, एक्सक्यूज कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हिंसा लगातार जारी है। देखिए, वहां क्या हो रहा है कि पैरेलली राजनीति बहुत ज्यादा है। जी जी। राजनीति इसलिए बहुत ज्यादा है कि संबित पात्रा वहां जाकर हर बार कोशिश कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से नई सरकार बन जाए, ठीक है। हम्म। बीजेपी के ही एमएलए की इसमें अ, मत एक नहीं हो पा रहे हैं। इस बीच में कांग्रेस ने प्रयास किया वहां पर, क्योंकि ये खबरें दिल्ली तक आती नहीं है। यदि आप सांगाई एक्सप्रेस तरीके स्थानीय अखबार देखें, तो उसमें मालूम पड़ता। हालांकि सांगाई एक्सप्रेस प्रो मैतेई है, लेकिन उसमें समाचार होते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस ने के मैतेई और कुकीज दोनों हम्म। राजनेताओं और एमएलए को अभी दिल्ली बुलाया था, उनके साथ में मीटिंग भी किया था। वहां पर पूरा सत्ता का खेल है। हुआ क्या है कि वहां हथियार लूटने की जो घटनाएं हुई पुलिस आर्मरी से, और हिंसा हुई, उसमें मैतेई समुदाय के लोग शामिल थे। उस समुदाय के नेता को जब गिरफ्तार किया पुलिस ने, तो उसके बाद हिंसा भड़की है। कनन तो सिंह, हाँ। अब, हाँ, तो अभी वहां स्थिति वही है कि हम एक तो जो वहां के हिंसा में शामिल लोग थे, उनको अभी भी मैतेई और कुकीज में बाइफरकेट करके देख रहे हैं, हम्म। ठीक है। जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तरीके कोई प्रयास अभी सरकारी स्तर पर वहां नहीं किए गए। और बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज है कि उसको इस सरकार ने छोड़ दिया है, जिसको कहना चाहिए भल्ला साहब के सिर पर डाल दिया, होम सेक्रेटरी के, खत्म हो गया चीज, हम्म। है ना। तो एक ब्यूरोक्रेट है, भल्ला जी अपने तरीके से बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनपे जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो ये कि कैसे भी करके सरकार बनवा दो वहां पे, ठीक है।
तो जबकि वहाँ जो 2-3 बहुत बड़ी समस्याएँ हो रही है, एक बारिश के बाद में अभी बाढ़ को लेकर वहाँ बहुत बड़ी समस्या है। बड़े स्तर पर वहाँ पर जो मणिपुर और मिज़ोरम में करीबन 45-46 हज़ार अप्रवासी म्यांमार के बसे हुए हैं, उनको हम्म। मैनेज करना अभी वहाँ पर उन लोगों के अ, हाथ के निशान और रेटिना से लेकर उनके पहचान पत्र बनने कुछ शुरू हुए हैं, ऐसा कुछ-कुछ काम भी चल रहा है। लेकिन वो सभी एक बाहरी दखल है और उसको लेकर राज्य सरकारों में तनाव है। लेकिन उन सब जो स्थानीय समस्याएँ हैं, देखिए उसके साथ में क्या हो रहा है, वहाँ रोज़गार को लेके समस्याएँ खड़ी हो रही है, वहाँ पे लंबे समय से शिक्षण संस्थान बंद हैं, वहाँ पर कई जगहों के व्यापार ठप हैं। कई जगहों पर सड़कें जाम होने के कारण होता है कि गैस के चूल्हे 5-5 हज़ार रुपए सिलेंडर मिल रहे हैं। पेट्रोल वगैरह की दाम की बहुत बड़ी लेवल पर संकट है। तो जो स्थानीय समाज की चिंताएँ हैं, उसके अंदर हेल्थ को लेकर भी है, सैनिटेशन को लेकर भी है। इस पे तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। हम लोग मणिपुर को केवल याद कर रहे हैं, जब वहाँ कोई उधम हो जाता है तो हमारे लिए मणिपुर होता बिल्कुल। है ना? लेकिन इतने लंबे समय से हिंसा के कारण जो बेसिक एमिनिटीज़ वहाँ नष्ट हो गई हैं। आप सोचिए कि उसमें 1-1 किसी का साल या 2 साल बच्चों का 0 ईयर हो जाएगा तो कैसे चलेगा काम? सही बात। हो ही गया, 0 ईयर हो ही गया, 2 साल, 2.5 साल होने को हैं। और ये हुँ, बात तो सही है कि ये जो आदमी पकड़ा गया है, जिसको सीबीआई ने पकड़ा है, कनन सिंह, ये जो रेडिकल करेक्ट। ग्रुप है, मेटेइकाराम बाइटेंगुल, उसका अ, लीडर है। हाँ, और ये ग्रुप भीषण तरीके से रेडिकल ग्रुप है, जबरदस्त वायलेंस इसने फैलाया है। ये बात सही है कि आप दोनों तरफ के इस किस्म के लोगों को गिरफ्तार करिए, पर आम सिविल सोसाइटी जो है, वहां आउटरीच नहीं है ना। सबसे बड़ी समस्या है कि उस सिविल सोसाइटी तक आउटरीच नहीं है, और कोई ऐसी सोसाइटी हम बनाने पे असक्षम हुए हैं जो दोनों किस्म के समुदायों को मिला ले और बातचीत शुरुआत करे। डायलॉग शुरू ही नहीं हो पा रहा, और और चलो इस तरफ कोई कदम ही नहीं बढ़ा रहे हैं। अगली एक खबर और है पंकज जी। आपने पढ़ा होगा कि अयोध्या में सर्किल रेट 200% बढ़ा दिए गए हैं। अब ऑफिशियली 200% सर्किल रेट बढ़ गए हैं 8 साल के बाद। तो मैं ये सोच रहा हूँ हुँ, कि इसका सबसे ज्यादा फायदा माफिया को ही होगा, भू माफिया को होगा। ये सालों से धीरे धीरे करके जमीन खरीद रहे थे, जब सारी जमीन जब बिक गई होगी, तो अब इसका सर्किल रेट बढ़ा दिया गया है ताकि उसको आसानी से महंगे दामों में बेचा जा सके। वो तो आप याद करें 3 साल पहले शायद इंडियन एक्सप्रेस में श्यामलाल यादव की पूरी रिपोर्ट थी कि किस तरीके हाँ। से ऑफिसर्स और नेताओं ने मिलकर वहाँ पर ज़मीनें खरीदी, हम्म। है ना? वो तो पूरा डिटेल था, लेकिन उसके बाद की स्टोरी अलग थी कि फिर उसके बाद में फिर श्यामलाल यादव जो है, वो योगी आदित्यनाथ की दिव्यता पे किताब लिखने लगे। हम्म। ठीक वहां है तो खैर ना? काफी कुछ हो तो रहा है। वो हाँ, तो वो यही होता है कि देखिए मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, हर जगह स्थिति है, क्या तो हम्म। पत्रकारों की पिटाई हो रही है या फिर पिटाई नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए कोई संगठन अब नहीं बचा है, जो उनकी साझा मुद्दों पे लड़े। तो इसमें अधिकांश जगह जो है पत्रकार सरेंडर हैं, है ना? सरेंडर तो जब ऊपर से सरेंडर हो जा रहे हैं लोग, तो फिर पत्रकार सरेंडर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। है ना? तो सरेंडर से लोग ये ना समझे कि सरेंडर है ना? लोग सुरेंदर समझने लगते हैं वो। तो वो पत्र पत्रकारों का की जो स्थिति है, आंचलिक पत्रकारों की, वो इतनी बुरी है भिंड की, जैसे मैंने घटना बताई। मध्य प्रदेश के हर जिले में हम्म। पत्रकारों को दबाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मुकदमे कायम करना वो सामान्य चीज़ है। और यूपी हम्म। में साथ में यहाँ पिटाई भी हो जाती है। अभी आपको पिटाई एक है, घटना जेल सुनाता है, हूँ। सब कुछ है। उत्तर प्रदेश की एक घटना बताऊंगा। जी जी। पिछले साल उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हल्ला हुआ कि वहां एक भेड़िए ने आतंक मचाया, बहुत सारे बच्चों को मार दिया। हम्म। उस चक्कर में बेचारे 5-6 भेड़िए मारे भी गए, कुछ पकड़े गए। इस साल अभी फिर हल्ला शुरू हो गया और फिर एक भेड़िए को पकड़ लिया। अब जो घाघरा नदी के किनारे जो है, भेड़ियों का नेचुरल हैबिटाट है, हम्म। ठीक है, वहां भेड़िए मिलेंगे ही मिलेंगे। अब हो क्या रहा है, जो अब वहां की घटना बड़ी अलग है। वहां क्या है कि अ, खैर जो कत्थे की लकड़ी, उसका माफिया काम करता है, और कत्थे की लकड़ी की माफिया के खिलाफ जब वन विभाग कभी कोई कार्रवाई करता है,
तो जो माफिया से जुड़े हुए पत्रकार है वो हल्ला करते हैं कि वन विभाग निकम्मा है और इसके कारण भेड़िया वहां पे आतंक मचा रहा है। तो बड़ी बिल्कुल स्थिति है। और उस चक्कर में क्या होता है, बेचारे जानवर जो निर्दोष जानवर है वो मारे जा रहे हैं। बहराइच में बिल्कुल। तो अभी आप कल देखिए कि कैसे तेंदुआ शहर में आ गया, तेंदुआ पेड़ पे चढ़ गया। अब अक्ल के शत्रु ने क्या किया, वो पेड़ को काट दिया जिससे वो नीचे गिर जाए। है ना। अभी एक उत्तर प्रदेश की एक जिले की घटना सुन रहा हूँ, वहां पे लोगों ने मिलकर तेंदुए को लाठियों से मार डाला और पुलिस ने उस मामले में अरेस्ट किया, तो लोग ट्रैक्टर टाली लेके गए थाने से, आरोपियों को छुड़ा के लिया। वन विभाग की जो जिम्मेवारियां हैं वो समझ में नहीं आ रही है कि वन को बचाने की है, जानवरों को मारने की है, लोगों से खुद को बचने की है, या और ये जो खबरें हैं, हम्म। हम लोग वन्य जीवों को लेकर असंवेदनशील क्यों है, समझ में नहीं आ रहा। हमारे यानी जो इस विरासत है, देखिए जिस जंगल में शेर होगा, बाघ होगा, तेंदुआ होगा, वो जंगल सबसे सुरक्षित और सुरक्षित होगा। लेकिन हम लोग जंगल भी नहीं चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम अपने दरवाजे पे ऐसा पेड़ लगाएं जिससे हम झूला भी लगाएं, उसका आम भी खा लें, है ना, उसकी लकड़ियां भी काट लें, लेकिन जंगल ना लगे। जंगल ना लगे, बिल्कुल सही बात। अपने घर के पास ही छोटा सा एक जंगल बना लेना चाह रहे हैं, दो चार पौधे है ना। लगाकर। और खैर देखिए वो ना कि हम लोग इस जंगल के असंवेदनशीलता असंवेदनशीलता आप इसीलिए है ना पंकज जी, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली में ये चीजें शामिल नहीं है, और ना ही हमारे परिवारों में इस बात पर कभी चर्चा होती है कि पानी क्यों ज्यादा बर्बाद कर रहे हो और पौधे क्यों ज्यादा काटे जा रहे हैं। एनसीईआरटी तक तो शिक्षा पढ़ते से नहीं। शिक्षा से संवेदनशीलता का यदि वास्ता होता तो सभी शिक्षित सीबीआई वाले बेचारे सतपाल मलिक को उसी आरोप में मुजरिम क्या बनाया जाते जिसकी वो शिकायत कर रहे थे। जो आदमी अस्पताल में भर्ती है, जो जीने मरने की जिसकी लड़ाई चल रही है, जिसके बैंक खाते में 10,000 रुपए नहीं, जो एक कमरे के मकान में रहता है, उस पर 150 करोड़ का आरोप लगा दिया आपने। और उस मामले में जिसके अंदर सतपाल मलिक ने खुद ने बोला था कि इसमें आरएसएस के लोग दलाली कर रहे थे, नाम हाँ से हाँ, पता है। नाम सहित बताया था बिल्कुल। तो पढ़े लिखे लोगों की संवेदनशीलता तो इस तरीके की होती। सीबीआई के जो लोग ये मुकदमा कायम करके उनको आरोपी बना रहे हैं, वो निश्चित ही पढ़े लिखे ही होंगे, हाँ वो सोल्ड यदि वो आउट है ना किसी उनकी। थाने पर। उनकी संवेदनशीलता सोल्ड आउट है पंकज जी, ऑब्वियसली सोल्ड आउट संवेदन। उन्हें ऐसा नहीं उन्हें मालूम नहीं होगा, लेकिन उन्होंने गिरवी कर रखी है अपने तो फायदे के लिए। क्या करो, ये जो मॉर्गेज संवेदनशीलता है, इसका हम क्या करें भाई। कुछ नहीं किया जा सकता। एक खबर और है पंकज गिरवे जी। रखी हुई है। जी। हाँ, जिसमें सऊदी अरब ने 14 देशों के जो ब्लॉक वर्क वीजा है उस पर रोक लगा दी है, उसको टेम्परेली रोक दिया है। इसमें भारत भी शामिल है, और भारत भारत भी। जिन देशों के साथ शामिल है उनके नाम जानने जरूरी हैं। बांग्लादेश है, सूडान है, इस किस्म के देशों के साथ भारत को शामिल किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत की डिप्लोमेसी है ये वाकई पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। ये असल में डिप्लोमेसी का ही हिस्सा है, जो भी बात हो उसमें टेक्निकल हो, लेकिन डिप्लोमेसी का हिस्सा। आप देखिए, मैं एक जगह पढ़ रहा था, मुझे मिला कि पाकिस्तान 2025-26 के लिए यूएनएससी का मेंबर हो गया है, मतलब अस्थायी सदस्य। हम्म, हम्म। और उसने किसी तरीके से वहां पर अपनी डिप्लोमेटिक हैसियत से चेयर ऑफ तालिबान सैंक्शन कमेटी हासिल कर ली उसने। तालिबान सैंक्शंस कमेटी की चेयर हासिल कर ली है, और वाइस चेयर बन गया है यूएन वाइस काउंटर वाइस चेयरमैन टेररिज्म है। कमेटी का। हाँ, यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयर। अब आप सोचिए कि इस किस्म की हैसियत उसने हासिल कर ली है। ये तब है जबकि आधे से ज्यादा विश्व इस बात को मानता है कि वो टेरर एक्सपोर्ट करता है, टेरर प्रोड्यूस करता है, और टेरर का सबसे बड़ा गढ़ है। तो आप सोचिए कि भारत की डिप्लोमेसी क्या कर रही है। देखिए हुआ कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसके बाद में एस जयशंकर के कारण हमारी डिप्लोमेसी हमने इजराइल से कॉपी करना शुरू कर दी। तो यदि दुनिया में जो 10 देशों को देखे जो हथियार सबसे ज्यादा आयात करते हैं, उसमें दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक है। तो हम लोग पहले ज्ञान का आयात निर्यात करते थे, हम प्यार, धर्म, संवेदना, इसका आयात निर्यात करते थे, उसकी जगह हम हथियारों पे टिके।
हम इजराइल बनना चाहते हैं, हम किसी को भी हथियार बेचना चाहते हैं दुनिया में। हम लोग क्रोएशिया को हथियार बेच के अजरबैजान से दुश्मनी मोल ले सकते हैं हम। तो हमारा जो विदेश नीति है उसकी नीयत थोड़ी अलग हो चुकी है। हम अपने आप को बड़ी अर्थव्यवस्था दिखाने के चक्कर में व्यापारी बन गए हैं। गजब आंकड़े होते हैं। पिछले 10 साल में हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया, लेकिन पिछले 5 साल में 80 करोड़ का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है जिसको मुफ्त अनाज दे रहे हैं। बिल्कुल। तो वो 27 करोड़ लोग कौन है? और ईमानदारी की बात है कि अर्ध सत्य, यदि भारत में देखा जाए तो ये मैं एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं बता पा रहा हूँ, मैंने 1 साल पहले पढ़ी थी, उसका अंदर साफ साफ था कि पिछले 7 साल में भारत का मध्य वर्ग ने अपनी लगभग पूरी बचत चुका दी है। उनकी बचत खत्म हो चुकी है खत्म हो चुकी अपने है, बिल्कुल। लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। और किस स्तर पर मोस्टली के मकान, गाड़ियां सब गिरवे पे चल रही हैं। कितने लोग डिफॉल्टर प्रूव हो रहे हैं। उस आंकड़ों पे पर्दा डाल है कि हम 27 करोड़ लोगों को अमीर बना रहे हैं। तो केवल हमारी जो नीति है, विदेश नीति और देश नीति, आंकड़े, भ्रम, हमने इतना महान काम कर दिया, हम इससे पहले कभी नहीं हुआ, हम इस पे टिके हुए, ये दुर्भाग्य है। विदेश नीति हो चाहे अर्थ नीति हो, ये सब सतत प्रक्रिया होती है ना। ऐसा नहीं कि एट रैंडम कोई सरकार आए उसको ट्विस्ट करके बदल बदल दे। और यही बिल्कुल। हुआ है ना। कोई भी यदि कश्मीर में ट्रेन जाने की योजना थी तो वो 15 साल 20 साल से उसकी योजना चल रही है, डीपीआर बन रहा है, नक्शा बिल्कुल। बन रहा है। आपको झंडी फहराने का अवसर मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सब कुछ कर दिया। ये जो हम अतीत को खत्म करके नया इतिहास बनाना चाहते हैं, इसकी जो भूख है बेवकूफी की, उसमें ये देश बहुत मात खाता है। बिल्कुल, यही हो रहा है। ठीक है पंकज जी, बातचीत को यहीं खत्म किया जाए, पूरी बातचीत लगभग हो चुकी है।